Good morning, class. Today's topic is appointment, remuneration, qualification, power and duties of an auditor. मीन्स ऑडिटर से रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं वो किस तरह से अप्लाई होती है और उसके लिए क्या क्या कंडीशंस ज़रूरी होती है, इसमें हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि ऑडिटर क्या है। ऑडिटर हम जानते हैं कि जो ऑडिटिंग का काम करता है, चाहे किसी भी तरह का बिज़नेस हो, चाहे सोल ट्रेड हो, चाहे आपका पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी हो, हर जगह ऑडिटिंग करना क्या होता है, ज़रूरी होता है। ऑडिटिंग के थ्रू वो क्या करता है, जो भी बिज़नेस होता है उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स के बुक होते हैं उसको वो क्या करता है, चेक करता है और चेक करके फिर अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, जिससे कि लोगों को जो कंपनी है या जो फर्म है या जो सोल ट्रेड है उसकी एक्चुअल कंडीशन का, उसके एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता चल सके। और लोग अगर किसी तरह की कोई बात छुपा रहे हैं तो उन चीज़ों को भी वो सामने ला पाए। अब इसमें सबसे पहली चीज़ है क्वालिफ़िकेशन ऑफ एन ऑडिटर। मीन्स जब एक ऑडिटर को कहीं पे एज अ ऑडिटर अपॉइंट होना होता है तो उसके लिए उसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। सेक्शन 141 के अकॉर्डिंग जब कोई जो ऑडिटर है किसी फर्म में ऑडिट करने के लिए जाएगा तो उसकी जो मेन क्वालिफ़िकेशन होगी वो क्या होनी चाहिए, एज अ सीए उसकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, जिसका फुल फॉर्म होता है चार्टेड अकाउंटेंट। मींस अगर उसने चार्टेड अकाउंटेंट से रिलेटेड कोर्स किया है और उससे रिलेटेड सारी जो कंडीशंस हैं उनको फुलफ़िल किया है तो वो एज अ ऑडिटर किसी भी कंपनी में ऑडिटिंग का वर्क कर सकता है। अगर उसके पास सीए की डिग्री नहीं है तो वो किसी भी फर्म में एज अ ऑडिटर काम नहीं कर सकता और उसके थ्रू जो भी रिपोर्ट प्रेजेंट किया जाएगा या उसका जो भी साइन होगा उसे सही नहीं माना जाएगा। अब उसके बाद डिसक्वालिफ़िकेशन, क्या क्या डिसक्वालिफ़िकेशन हो सकती है। पहली डिसक्वालिफ़िकेशन हो सकती है कि वो क्या होगा कि जो भी फर्म है या जो भी कंपनी है उससे रिलेटेड वहीं पे वर्क करता है तो वो एज अ सीए होते हुए भी उस कंपनी का ऑडिटिंग का वर्क नहीं कर सकता। मीन्स अगर आप एज अ ऑडिटर किसी कंपनी में ऑडिटिंग का वर्क कर रहे हैं तो उस कंपनी में एज अ वर्कर या एज अ एम्प्लॉय काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हैं या उनके रिश्तेदार हैं तो उस कंडीशन में आपके ऑडिटिंग को कभी भी सही नहीं माना जाएगा। प्लस टोटली इस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से अपॉइंट किया गया है और किस तरह की कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉइंट किया गया है और उसके अकॉर्डिंग आप सारे प्रोसेस को समझ के सही तरीके से वर्क करने के लिए कैपेबल हैं कि नहीं है। तो इन सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ध्यान रख के पर्टिकुलर जो भी ऑडिटर है उसको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट है जो आपका कंडीशन है कि अलग अलग तरह के बिज़नेस में जो ऑडिटिंग का वर्क है वो भी टोटली क्या होता है, डिफरेंट होता है। मींस इसमें जो कंडीशन होती है उसको समझने के लिए हमको अलग अलग बिज़नेस की कंडीशन को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे सोल ट्रेडर की कंडीशन में ऑडिटिंग की क्या कंडीशन होती है और उसमें जो ऑडिटर है उसका अपॉइंटमेंट कैसा होता है। अब हम सब जानते हैं कि सोल ट्रेडर में जो ऑडिटिंग है वो कंपलसरी नहीं होती। मीन्स आपको हर साल अपने जो भी अकाउंट्स हैं उनका ऑडिट कराना है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। तो फिर भी अगर आप ऑडिट कराना चाहते हैं तो आप एज अ ऑडिटर किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि हर साल वो आपकी कंपनी का ऑडिट करें। आप 2-3 साल के गैप में भी ऑडिटिंग करा सकते हैं। ऑडिटिंग कराने का सोल ट्रेडर को फ़ायदा ये होता है कि उसकी इमेज अच्छी होती है, गुडविल इंक्रीज़ होता है और अगर कहीं पे किसी तरह का कोई केस कोर्ट में जाता है तो उसमें एज अ प्रूफ जो ऑडिटर रिपोर्ट है वो आपके काम में आती है। तो इसलिए जो सोल ट्रेडर होते हैं उनके लिए कंपलसरी ना होते हुए भी अगर वो ऑडिटिंग कराते हैं तो वो इस तरह का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं और उससे जो भी डील है वो रिटर्न में या फिर ओरल में कर सकते हैं, जिससे कि कहीं पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। रेम्यूनरेशन में भी ठीक वही कंडीशन होती है। क्योंकि जो सारी कंडीशन है वो किस तरह की होती है, इस तरह की होती है
कि हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी बहुत बड़ी है। मान लो सोल ट्रेडर है, उसका बिज़नेस छोटा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ऑडिटिंग का काम भी क्या होगा, कम होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट होगी उसकी कंडीशन टोटली डिपेंड करता है कि आपका वर्कलोड कितना है। वर्कलोड ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन का रेट भी इंक्रीज़ होगा, और अगर वर्कलोड कम है तो उसके अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन की कंडीशन क्या होगी, कम अप्लाई होगी। वो टोटली डिपेंड करता है कि जो सोल ट्रेडर है और जो ऑडिटर है उनके बीच में क्या डील होती है। अब है राइट्स। क्या राइट्स होते हैं ऑडिटर के जब वो किसी सोल ट्रेडर में किसी तरह का ऑडिटिंग का वर्क करता है? तो सबसे पहले तो जितने भी बुक्स होते हैं उसको वो क्या कर सकता है, देख सकता है, उसकी पूरी टोटल कंडीशन के बारे में एनालिसिस कर सकता है। ये सारे उसको क्या रहते हैं, राइट्स रहते हैं। प्लस कहीं पे उसको कुछ चीज़ गलत लगता है तो वो उससे रिलेटेड जो भी कंडीशन है उसको क्लियर करने कह सकता है, और जो भी उसको डाउट है उसको भी क्लियर करने के लिए कह सकता है। और कहीं पे किसी तरह की कोई चीज़ उसको सही नहीं लगती तो उसका भी रिपोर्ट में मेंशन वो कर सकता है। प्लस उसको जो भी उनके बीच में डिसाइड हुआ है उतना रेम्यूनरेशन पाने का भी राइट होता है। प्लस जो भी वो हिसाब किताब करेगा वो कैसा करेगा, निष्पक्ष करेगा, ईमानदारी मीन्स ऑनेस्टली करेगा, सच्चाई से करेगा, किसी तरह की गलत चीज़ें वहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। प्लस अपनी रिपोर्ट में भी ज़्यादा से ज़्यादा सही बातें लिखने की कोशिश करेगा, और जो भी सजेशन है वो भी वो दे सकता है। ये सारी कंडीशन किस पे अप्लाई होती है, सोल ट्रेडिंग पे अप्लाई होती है। अब सेकंड होता है आपका कंपलसरी टैक्स ऑडिट। कंपलसरी टैक्स ऑडिट में जो कंडीशन होती है वो टोटली कैसी होती है? कंपलसरी टैक्स ऑडिट में हम क्या करते हैं, जो टैक्स से रिलेटेड कंडीशन है मीन्स जो भी आपका वर्क कंडीशन है उसमें जो भी आपका ग्रॉस रिसिप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि आपके लिए ऑडिटिंग या टैक्स ऑडिट की कंडीशन कंपलसरी है या नहीं। उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हैं कि जो भी अमाउंट है, मान लो आपका अमाउंट जो है वो 25 लाख से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में सेक्शन 44 AD और 44 ADA या 44 AE के अकॉर्डिंग आपको जो भी अमाउंट रहता है उसमें आपको टैक्स की कंडीशन के बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देनी होती है, और उससे रिलेटेड जो भी फॉर्म वगैरह हैं वो सारे क्या करने पड़ते हैं, फुलफ़िल करके प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। उसके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन होती है, जो भी टैक्स अमाउंट क्रिएट होता है या टैक्स अमाउंट नील होता है, तो ये सारी चीज़ों के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है, जो ऑडिटर होती है उसकी ज़रूरत होती है। तो पर्टिकुलर इस काम को करने के लिए आप इस तरह के जो भी रिलेटेड पर्सन है जो CA की डिग्री रखते हैं और इस तरह के ऑडिटिंग टैक्स ऑडिटिंग का वर्क करते हैं उनसे आप इस तरह के वर्क को करा के जो भी प्रोसेस है उसको सही तरीके से कंप्लीट करा सकते हैं। तो इसमें जो भी कंडीशन रहता है, जो फॉर्म रहता है 3CA, उसमें रिपोर्ट देनी होती है। तो इस रिपोर्ट के साथ आपको क्या करना पड़ता है, फॉर्म 3CD में जो भी आपसे मांगा जाता है डिटेल, वो सारी डिटेल आप उसमें क्या करते हैं, अटैच करते हैं, और फॉर्म के साथ इन सारी डिटेल को क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। और जो भी टैक्स ऑडिट से रिलेटेड रिपोर्ट है उसको भी इसमें क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, जिससे कि क्लियर होता है कि एक्चुअल में आपकी अर्निंग कितनी थी और उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नील है तो उस कंडीशन को भी आपको मेंशन करना है, और अगर कुछ अमाउंट आ रहा है तो उस अमाउंट को पे करते हुए ये सारी कंडीशन आपको टोटली क्या करनी है, फुलफ़िल करनी है। नेक्स्ट होता है जो आपका पार्टनरशिप फर्म होता है। उसमें पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, तो जितने भी पार्टनर होते हैं उन पार्टनर के बीच और जो भी ऑडिटर है उनके बीच में डील होती है कि किस तरह से आपको क्या करना है, जो भी ऑडिटिंग का वर्क है वो किस तरह से करना है, उसके अकॉर्डिंग आपका रेम्यूनरेशन का कंडीशन क्या होगा। प्लस जो पार्टनर्स के बीच की कंडीशन है मीन्स जो पार्टनरशिप डीड हुई है उससे रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन किसको के साथ क्लियर की जाती है, जो ऑडिटर है उसके साथ क्लियर की जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि पार्टनर
पार्टनरशिप फर्म में भी ऑडिटिंग कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए जो पार्टनर्स हैं वो क्या कराते हैं, इस तरह का ऑडिट कराते हैं। तो ये हर साल करें, कंपलसरी नहीं है, ये भी 2-3 साल में एक बार कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू वर्कलोड जो भी रेम्यूनरेशन है वो क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, या उनके जो भी पार्टनरशिप डीड में कंडीशन है, रूल्स और रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, जो भी रेम्यूनरेशन का अमाउंट है उसको डिसाइड करते हैं। अब पार्टनरशिप फर्म में जो ऑडिटर है उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, मींस इसमें भी कोई लीगल रूल्स और रेगुलेशन नहीं है। जो भी कंडीशन होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, जो पार्टनरशिप डीड है उसके अकॉर्डिंग होती है। प्लस उसको पूरे अकाउंट से रिलेटेड बुक देखने का पूरा अथॉरिटी होता है, अपना रेम्यूनरेशन पाने का पूरा अथॉरिटी होता है। किसी तरह का कोई शक होता है या उसको किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो सारे चीज़ों के जवाब देने के लिए कोई ना कोई उसके सामने प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर उसके बाद भी उसे कोई चीज़ गलत लगती है तो वो उसे किस में प्रेजेंट कर सकता है, अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर सकता है। जो भी वर्क करे वो पूरी ईमानदारी से करे, सच्चाई से करे और किसी की बात में ना आए। और अगर किसी तरह का सजेशन है तो वो इस तरह के सजेशन भी दे सकता है। तो इस तरह की कंडीशन किस पे अप्लाई होती है, पार्टनरशिप फर्म में। किससे रिलेटेड, ऑडिटिंग से रिलेटेड। अब ये सब में तो आपका ऑडिटिंग कंपलसरी नहीं था। अब मेन है कंपनी जहाँ पे ऑडिटिंग सबसे ज़्यादा क्या होता है, कंपलसरी होता है। मीन्स आपको हर साल क्या कराना है, अपनी कंपनी में ऑडिट कराना है, ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करना है। और ये ऑडिट रिपोर्ट जहाँ जहाँ कहा गया है, मीन्स जिससे भी रिलेटेड ऑफिस हैं और उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट या काउंसिल, जहाँ पे भी आपको ये सर्टिफिकेट सबमिट करना है रिपोर्ट से रिलेटेड, वो सारी रिपोर्ट्स आपको हर साल क्या करनी पड़ती है, प्रॉपर वे पे सबमिट करनी पड़ती है। तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद अगर आप ऑडिट नहीं कराते हैं तो उससे रिलेटेड कई तरह के पनिशमेंट भी रहते हैं, जो आपको कंटिन्यूएशन में अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं की तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कंपनी ऑडिट में कंडीशन क्या होती है और इसमें किस तरह से जो ऑडिटर है उसको अपॉइंट किया जाता है। कंपनी ऑडिट की कंडीशन में हम जानते हैं कि ऑडिटर का होना कंपलसरी है। तो जैसे ही कंपनी बनना शुरू होती है उसके 30 दिन के अंदर जो डायरेक्टर का ग्रुप होता है उसको क्या करना होता है, एक जो ऑडिटर है उसे अपॉइंट करना ज़रूरी हो जाता है। और जो उसके कहना चाहिए जो भी मीटिंग वगैरह होनी है उससे पहले मीन्स 90 दिन के अंदर उसके पास कौन होना चाहिए, एक जो ऑडिटर है वो अपॉइंटेड होना चाहिए। मीन्स जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसमें आपके पास एज अ ऑडिटर दिखाने के लिए एक ऑडिटर होना कंपलसरी होता है। और अगर मान लीजिए आपने इस टाइम पीरियड तक मीन्स जो एनुअल मीटिंग होती है तब तक किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, सेकेंड मीटिंग से पहले जो भी ऑडिटर है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अपॉइंट करना कंपलसरी होगा। और तब भी अगर आप नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में जो शेयर होल्डर्स हैं या फिर दूसरे कंडीशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के जो ऑडिटर हैं वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। प्लस जब ऑडिटर अपॉइंट करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि ऑडिटर कंटिन्यूएशन में 5 साल तक ही काम कर सकता है। 5 साल के बाद आपको उस ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। 5 साल के बाद फिर से आप उसी ऑडिटर को कंटिन्यूएशन में नहीं रख सकते। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आप ऑडिटर को अपॉइंट करें तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखें। प्लस ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर फर्स्ट एनुअल मीटिंग में जैसे अपॉइंट करना है और तब तक अपॉइंट नहीं किया जाता, तब फिर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ से प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि आपको पर्टिकुलर इतने दिनों तक क्या करना है, ऑडिटर अपॉइंट करना है। और नहीं करते हैं तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट ऑडिटर हैं उनको वहाँ पे क्या किया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है, जिससे कि वहाँ की जो भी कंडीशन है उसका प्रॉपर एनालिसिस किया जा सके और समझा
किया जा सके। मीन्स अगर इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जो ऑडिटर है उसका अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं या बोर्ड के मेंबर हैं वो करते हैं। अगर वो करने में कैपेबल नहीं हो पाती या सही तरीके से अपने वर्क को नहीं कर पाते तो शेयर होल्डर्स जो हैं आपस में मिलके मीटिंग करके अपनी तरफ से एक शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, एक ऑडिटर क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। और अगर उनके थ्रू भी नहीं हो पाता तो थर्ड कंडीशन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एक ऑडिटर क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, जो इन सारी कंडीशंस का एनालिसिस करता है। क्यों इसमें इतना ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड कौन होते हैं, शेयर होल्डर, जो नॉर्मल पब्लिक होती है और उनको कंपनी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो किसके थ्रू मिलती है, ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू ही मिलती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि कंपनी का ऑडिट हर साल किया जाए, कंपलसरी वे पे किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टर हैं आसानी से इन्वेस्ट कर सके और उनको कंपनी की कंडीशन का सही एनालिसिस हो सके और कहीं पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट ना हो। तो ये सारी कंडीशन को समझने के लिए जो है कंपनी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट क्या होता है, कंपलसरी होता है। अब है कंपलसरी रीअपॉइंटमेंट। मीन्स मान लीजिए जो पहले से आपका ऑडिटर है उसका फिर से रीअपॉइंटमेंट करना है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको देखना होगा कि वो क्या हो, कैपेबल हो। मीन्स इतना कैपेबल हो कि वो सेकेंड टाइम में भी फिर सारी चीज़ों को प्रॉपर वे पे हैंडल कर सके। अगर पहली बार में उसका काम अच्छा नहीं होगा तो सेकेंड टाइम उसको रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा, इसलिए उसका वर्क कंडीशन अच्छा होना चाहिए। प्लस दूसरी कंडीशन, अगर री अपॉइंटमेंट हो रहा है और उसमें वो क्या करता है, पहले से खुद ही कह देता है कि मुझे यहाँ पे काम नहीं करना, तो उस कंडीशन में आप उसको री अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। मीन्स उसमें क्या होता है कि सामने वाले ने कह दिया कि वो कंटिन्यूशन में अब इस कंपनी में फिर से ऑडिटिंग का वर्क नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में आप उसको फिर से रीअपॉइंट नहीं कर सकते। और अगर वो तैयार है तो आप उसे फिर से रीअपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है, कई बार जो मीटिंग होती है उसमें हर कोई उससे सहमत नहीं होता है, तो उस कंडीशन में भी उसको रीअपॉइंटमेंट नहीं मिलता। और अगर सब एक साथ तैयार हो जाते हैं तो उनको रीअपॉइंटमेंट मिल जाता है, किनको, ऑडिटर को। नेक्स्ट जो है, जो भी कंडीशन है, मीन्स मान लीजिए जो ऑडिटर है उसकी डेथ हो गई या किसी और कंडीशन से या उसे कहीं और ऑडिटिंग का वर्क मिल गया है, तो इन सारी कंडीशन के कारण भी कई बार क्या होता है, इसमें ना हो जाता है। और अगर ये सारी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है तो वो फिर से क्या कर सकते हैं, वहाँ पे रीअपॉइंट हो सकते हैं। अब है अंकेक्षण या ऑडिटिंग में नंबर ऑफ़ ऑडिटर, या आप एक टाइम में कितने कंपनी में ऑडिटिंग कर सकते हैं। जनरली जो एक अकेला ऑडिटर होता है एक टाइम में 20 से ज़्यादा कंपनियों का ऑडिटिंग नहीं कर सकता। और ये 20 कंपनियां कैसी होनी चाहिए, जो इनका कहना चाहिए टोटल जो अमाउंट है वो 50 लाख से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जो टोटल एनुअल उनका टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए, 50 लाख से कम होना चाहिए। तो इस तरह की 20 कंपनियों में एक अंक जो ऑडिटर है एक टाइम में कंटिन्यूएशन में 20 तरह की 20 अलग अलग कंपनी के ऑडिटिंग का वर्क कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी का साइज़ बड़ा होते जाता है या उसके बहुत सारे ब्रांच होते हैं, तो इस तरह की कंडीशन में वो केवल क्या करता है, एक ही कंपनी का ऑडिट कर सकता है, क्योंकि वहीं पे ही उसका वर्कलोड इतना होता है कि वो दूसरे जगह के बारे में सोचता नहीं। तो टोटली डिपेंड करता है कि कंपनी की कंडीशन किस तरह की है और उसकी अर्निंग कैपेसिटी कैसी है। जैसे बैंक वगैरह में ऑडिटिंग का काम जो है वो कैसा होता है, कंटिन्यूएशन में होता है। मीन्स जैसे आप रोज़ ऑफिस जाके वर्क करते हैं, सेम वैसे ही ऑडिटर वहाँ पे रोज़ जाके अपने डेली रूटीन में, क्योंकि डेली ट्रांजैक्शन ही इतना ज़्यादा होता है कि उनको डेली का पूरा रिपोर्ट एनालिसिस करना पड़ता है। और अगर वो सोचें कि वो एक बार में ये सारे चीज़ों को निपटा देंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ किस में पॉसिबल होता है, सोल ट्रेड में, और जो छोटी कंपनीज़ होती हैं या पार्टनरशिप फर्म होती है वहाँ पे पॉसिबल होता है कि आपका पूरा अकाउंट्स क्लोज़ हो गया, उसके बाद 1 या 2 महीने में आपका सारा ऑडिटिंग का वर्क कंप्लीट हो जाएगा और आपको रिपोर्ट मिल जाएगी।
लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होते जाती है तो उस कंडीशन में वहाँ कंटिन्यूएशन में रोज़ ऑडिटिंग का वर्क किया जाता है। फिर उसके बाद हर 3 मंथ में 6 मंथ में इस तरह का ऑडिट का प्रॉपर रिपोर्ट क्रिएट किया जाता है। और फिर जब लास्ट में एनुअल रिपोर्ट बनती है तो इन रिपोर्ट को क्या किया जाता है, बेस मान के जो एनुअल रिपोर्ट है उसको क्लियर किया जाता है। तो टोटली डिपेंड करता है कि आपका वर्कलोड का कंडीशन किस तरह का है। अब नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर, मीन्स जो ऑडिटर है उसको किन किन कंडीशन में उनके जॉब से हटाया जा सकता है। पहला कंडीशन तो जैसे अगर उनका टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया तो उनको उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है। तब ऑडिटर नहीं कह सकता कि मैं कंटिन्यूएशन में यहाँ पे काम करूँगा। अगर वो चाहता है लेकिन बाकी नहीं चाहते तो उस कंडीशन में उसे वहाँ पे तो अगला अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो भी चाहता है, बाकी सारे लोग भी चाहते हैं, तो वो कंटिन्यूएशन में वहाँ पे वर्क कर सकता है। अगर खुद ऑडिटर अपने मन से रेजिग्नेशन दे देता है उस कंडीशन में क्या कह सकते हैं, कोई उनको मना नहीं कर सकता कि आपको कंटिन्यूएशन में करना ही होगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो पुराना ऑडिटर है जो कंटिन्यूएशन में कर रहा था उसको आप पोस्ट से क्या कर सकते हैं, आसानी से हटा सकते हैं। लेकिन उनको इससे रिलेटेड पूरा जो इन्फॉर्मेशन है पहले से प्रॉपर देना क्या होता है, ज़रूरी होता है। और किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो फिर उसके अकॉर्डिंग फ़ाइन की कंडीशन उन पे अप्लाई होती है। प्लस अगर मान लीजिए उनका जो एज है किसका हो गया है, रिटायरमेंट का हो गया है, तो उस कंडीशन में उनको अपॉइंट नहीं किया जाता या किसी तरह का नोटिस देकर अगर वो फिर से उस तरह का जॉब नहीं करना चाहते या फिर लोगों को, मीन्स लोगों से यहाँ से क्या मतलब है, जो शेयर होल्डर वगैरह हैं उनको उनकी रिपोर्ट सही नहीं लगती है तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, 14 डेज़ का एक नोटिस निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर उनको क्या कर सकते हैं, उनके काम से हटा सकते हैं। तो या फिर कंटिन्यूएशन में अगर वो 5 साल तक काम कर चुके हैं तो उस कंडीशन में भी उनको क्या कर सकते हैं, इस तरह की कंडीशन से रिप्लेस कर सकते हैं और दूसरे ऑडिटर को क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। तो टोटली डिपेंड करता है कि कंडीशन किस तरह की है, हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं है। या कई बार ऑडिटर जो रहता है वो अपना वर्क प्रॉपर वे पे नहीं करता तो इस कंडीशन में उनको क्या कर सकते हैं, रिमूवल कर सकते हैं या ऑडिटर खुद अपनी मर्ज़ी से रिमूवल हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि वर्क कंडीशन किस तरह की होती है। अब नेक्स्ट है आपका रेम्यूनरेशन ऑफ एन ऑडिटर, मींस जो ऑडिटर है उसका रेम्यूनरेशन कैसा होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि सोल ट्रेड और फर्म में की कंडीशन में तो उनमें आपस में जो डीड होती है उसके अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें सेक्शन 142 में सारी कंडीशंस लिखी गई है कि बोर्ड को जो है ऑडिटर को अपॉइंट करना है, अपॉइंट करने के बाद उसके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन है, मींस वहाँ का जो वर्कलोड है, अगर गवर्नमेंट ऑडिटर है तो उसके अकॉर्डिंग उसका आपको रेम्यूनरेशन डिसाइड करना है, प्राइवेट ऑडिटर है तो उसके अकॉर्डिंग उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड करना है। प्लस जो भी रेम्यूनरेशन है उसकी डिटेल में जो मीटिंग होती है उसमें सारी कंफर्मेशन करनी है, लोगों को बताना है कि पर्टिकुलर जो ऑडिटर है उसका कितना पेमेंट है। हर एक कंडीशन का टोटली क्या होगा, डिटेल में एनालिसिस होगा और उससे रिलेटेड शेयर होल्डर को सारी कंडीशन बताई जाएगी। प्लस उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस है उसका पेमेंट कैसे होगा, हर एक चीज़ की कंडीशन डिटेल में वहाँ पे कंफर्म की जाती है। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ द ऑडिटर। स्टेटस ऑफ द ऑडिटर मीन्स अलग अलग लोगों के लिए जो स्टेटस होता है ऑडिटर का वो क्या होता है, अलग अलग होता है। उसको हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि जो शेयर होल्डर है वो जो शेयर होल्डर के जो ऑडिटर है वो शेयर होल्डर्स के लिए एज अ एजेंट वर्क करता है। एज अ एजेंट मतलब क्योंकि कंपनी में क्या हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जनरली शेयर होल्डर्स को होती नहीं है। तो जब जो ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट में सारी डिटेल मेंशन करता है तो उससे क्या होता है, शेयर होल्डर्स को कंफर्म होता है कि हाँ कंपनी की एक्चुअल कंडीशन क्या है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। हर एक चीज़ उनको किससे पता चलती है, जो कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट आता है उससे उनको कंफर्म होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स, किसे, ऑडिटर को। सेकेंड एन ऑफिसर ऑफ कंपनी मीन्स कंपनी का वो क्या होता है, ऑफिसर होता है। अकॉर्डिंग टू अलग अलग सेक्शन, जैसे कि 299 के अकॉर्डिंग
वो क्या करता है, किसी भी तरह की मीटिंग बुला सकता है और किसी भी तरह की गलत चीज़ों को रोकने का काम कर सकता है, इसलिए एज वो क्या है, वहाँ पे ऑफिसर है। प्लस सेक्शन 300 के अकॉर्डिंग किसी भी तरह का फ्रॉड होता है तो उससे रिलेटेड जो भी जांच का वो ऑर्डर देता है तो उसके अकॉर्डिंग भी वो क्या है, ऑफिसर है। प्लस सेक्शन 340 के अकॉर्डिंग भी और सेक्शन 342 के अकॉर्डिंग भी वो क्या कर सकता है, एज अ ऑफिसर लोगों को कमांड कर सकता है और कंफर्म कर सकता है कि उन्हें किस तरह से अपने वर्क को सही तरीके से करना है और किसी तरह की कोई कंडीशन को किस तरह से करवाना है, ये सब के लिए उसको क्या रखा जाता है, फ्री रखा जाता है। नेक्स्ट कंडीशन है अ सर्वेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी में एज अ ऑफिसर भी है और कंपनी में एज अ सर्वेंट भी है। एज अ सर्वेंट मीन्स क्यों सर्वेंट है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जो वर्क कर रहा है उसके बदले में क्या ले रहा है, फीस ले रहा है, इसलिए उसे जो भी काम करना है सही करना है और ध्यान रखना है कि कंपनी को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो और अपनी रिपोर्ट में भी सारी चीज़ें सही तरीके से क्या करनी है, मेंशन करनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे गलत चीज़ें क्या है, छुपानी है। इस तरह से सारी चीज़ों को करना है जिससे कि कंपनी की कंडीशन भी सही रहे, वहाँ पे सारी रिपोर्ट भी मेंशन हो और उनकी जो अंदर की बातें, क्योंकि आप पूरे अकाउंट्स बुक चेक कर रहे हैं तो वो चीज़ें कहीं दूसरी जगह लीक ना हो। इन सारी चीज़ों को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका राइट्स ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं। मेन राइट्स होता है जो भी अकाउंट से रिलेटेड बुक है वो देख सकता है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहता है तो उसको वो मांग सकता है, किसी भी तरह के क्लैरिफिकेशन चाहता है तो उसके लिए आप मना नहीं कर सकते। प्लस अगर वो ब्रांच को जो है देखना चाहता है तो आप उसके लिए, और ब्रांच की बुक को भी देखना चाहता है तो उसके लिए भी आप उसको मना नहीं कर सकते। और अगर मीटिंग में, जो एनुअल मीटिंग होती है उसमें अगर वो शामिल होना चाहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो उससे भी आप उसे मना नहीं कर सकते। अगर वो किसी तरह के मेंबर से मिलना चाहता है तो उसके लिए भी आप मना नहीं कर सकते। उसको टोटल अथॉरिटी रहती है कि वो जो भी मीटिंग होती है उसमें जाके बैठ सके और उसमें बोलने सुनने का पूरा उसको क्या रहता है, राइट्स होता है। प्लस उसकी कंडीशन रहती है कि जो भी चीज़ें रहती हैं टोटली उसकी इन्फॉर्मेशन उसको दी जाए, किसी भी तरह की बात उससे छुपाई ना जाए। प्लस अगर वो प्रेजेंट नहीं रहता है तो उस कंडीशन में उसकी रिपोर्ट का गलत यूज़ ना किया जाए, क्योंकि रिपोर्ट को कई बार क्या किया जाता है, गलत तरीके से यूज़ किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना जिससे कि क्या हो, किसी तरह की कोई गलत चीज़ें ना हो। प्लस अपना रेम्यूनरेशन पाने का अथॉरिटी होता है और उससे रिलेटेड जो भी वर्क है उसको पूरा क्या करना है, ख़त्म करना है, जिससे कि उसे पूरा पूरा क्या मिल सके, रेम्यूनरेशन मिल सके। ये सब उसके क्या है, टोटल उसके राइट्स हैं। अब उसके ड्यूटीज़, किन के, ऑडिटर के। ऑडिटर के मेनली क्या क्या ड्यूटीज़ होते हैं। पहला तो होता है कि उसे जो भी बुक्स हैं अकाउंट से रिलेटेड उसका पूरा एनालिसिस करना, देखना कि जो भी कंडीशन है वो सारी सही है कि नहीं है, जिस तरह की कंपनी है उसके अकॉर्डिंग जो बुक मेंटेन की गई है वो सारी बुक सही है या नहीं है। प्लस जो भी लोन और एडवांस की कंडीशन है वो किस तरह की है और उसके अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट की कंडीशन है वो किस तरह की है, और उससे रिलेटेड जो भी आपका कहना चाहिए ज़मानत की कंडीशन है वो किस तरह की है। इन सारी चीज़ों का टोटली क्या करना, एनालिसिस करना। प्लस कंपनी के इन्वेस्टमेंट की कंडीशन को पूरा एनालिसिस करना। बैंकिंग कंपनी है तो उससे रिलेटेड जो भी कंडीशन है पूरा एनालिसिस करना। वहाँ के एसेट्स का, शेयर का, डिबेंचर है तो उनका, और जितने भी और सिक्योरिटीज़ हैं उनका प्रॉपर वैल्यूएशन करना कि जो भी वैल्यू दिखा रहे हैं वो सारी चीज़ें सही हैं या नहीं हैं। फिर उसके बाद बैंक ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करना, सारे बुक्स का, रेवेन्यू अकाउंट्स का, जो भी खर्चे हैं और जो भी उसके अकॉर्डिंग कहना चाहिए अदर कंडीशंस दिखाई गई हैं सब सही हैं या नहीं। प्लस जितने भी खर्चे और दूसरी चीज़ें दिखाई गई हैं उससे रिलेटेड वाउचर, बिल उनके पास है कि नहीं, बिल नंबर और उससे रिलेटेड एंट्री मैच होती है कि नहीं, ये सारी चीज़ों का टोटली क्या करना, एनालिसिस करना।
जितने भी एसेट्स लाइबिलिटी दिखाए रहे हैं वो सारे सही हैं या नहीं हैं, प्लस जितने ब्रांचेस कंपनी शो कर रही है एक्चुअल में उतने ब्रांचेस हैं या नहीं, उसको जाके भी कंफर्म करना, और उससे रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं उनको भी चेक करना कि जितना खर्चा यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग दिखाया जा रहा है वो सारी सही हैं कि नहीं है। प्लस जो मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, उसको भी चेक करना और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये सारी चीज़ों को भी टोटली क्या करना, क्लियर करना। प्लस ये देखना कि जो भी कंडीशन है वो अकॉर्डिंग टू लॉ, प्लस अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ सारी चीज़ें सही बैठती हैं या नहीं, ये सारी चीज़ों का भी कंफर्म करना। और जब ये सारी चीज़ें प्रॉपर क्लियर हो जाती हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्लियर करना कि ये यहाँ पे जो भी चीज़ें मेंशन है वो सही है कि नहीं, और अगर किसी चीज़ में डाउट है तो उन सारे डाउट्स को भी उसमें क्या करना, मेंशन करना। और इससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट है क्लियर रिपोर्ट तैयार करना और उसमें क्या करना, साइन करना विथ डेट करना, जिससे कि सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हुई हैं वो क्लियर हो सकें। प्लस जब आप रिपोर्ट बना लेते हैं, साइन कर लेते हैं, तो फिर कंपनी में जो भी मेन डायरेक्टर है या बोर्ड ऑफ मेंबर है उनको सारी रिपोर्ट सही तरीके से क्या करना, सबमिट करना। प्लस जो भी आप उसके साथ दूसरे प्रोस्पेक्टस अटैच करते हैं उसमें प्रॉफिट की कंडीशन, प्लस जो एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ की कंडीशन, और पिछले 5 साल में जितने भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उससे रिलेटेड कंडीशन का भी पूरा डिटेल में कंफर्मेशन करना। और जो भी रिपोर्ट है वो क्लियर उसमें मेंशन करना कि जो सारी चीज़ें हैं सही तरीके से हुई हैं, प्रॉपर जो भी वाइंडिंग अप हुआ है वो सही तरीके से हुआ है, और इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी डिटेल में मेंशन करना। ये सब ड्यूटी है किसकी, जो ऑडिटर है उसकी मेन ड्यूटीज़ होती हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिटिंग की इस कंडीशन में कुछ लिमिटेशन भी होती है। क्या लिमिटेशन होती है? पहली लिमिटेशन तो ये कि ये गारंटी नहीं दे सकता कि उसे जो बुक दिखाई गई है उसके अकॉर्डिंग जो उसने ऑडिट का वर्क किया है वो पूरी तरह से सही है, क्योंकि कई बार कंपनी बुक्स में एक्चुअल कंडीशन प्रेजेंट नहीं करती है और ऑडिटर भी उन सारी चीज़ों को ढूंढ नहीं पाता। प्लस जो भी ऑडिटर है वो क्या कर रहा है, किसी के भी ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं दे सकता, क्योंकि छल कपट होते हैं और इस तरह से किए जाते हैं जिससे कि वो ऑडिटिंग की कंडीशन में उनकी नज़र में ना आए। तो इसलिए हम ये टोटली नहीं कह सकते कि ऑडिटिंग से जो भी रिज़ल्ट आएगा वो टोटली 100% सही होगा। क्यों? क्योंकि उसे जो दिखाया जाता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, सारी चीज़ें प्रेजेंट करता है, और जो चीज़ उसे नहीं दिखाई गई है उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता, और उसको इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती कि वो हर एक एरिया में घुस के क्या कर सके, इस तरह के वर्क को कर सके। नेक्स्ट है क्या ऑडिटर किसी भी तरह के ब्लैक मनी के कंडीशन को रोकने में काम आता है? तो इसका आंसर जनरली हम हाँ नहीं कह सकते। क्यों हाँ नहीं कह सकते? क्योंकि ऑडिटर को जितने पेपर्स दिए जाते हैं, जितने बुक्स दिए जाते हैं, उसमें जो भी एंट्री वगैरह होती है उसको ध्यान से किया जाता है कि किसी तरह की गलत चीज़ें ऑडिटर के हाथ में ना पड़े। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, जो ऑडिटर के अथॉरिटीज़ हैं, वो राइट्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। वो अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत छानबीन कर भी लेता है, लेकिन उससे उसको बहुत कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कंपनी उसको के लिए पहले से क्या रहती है, प्रिपेयर रहती है। कई बार वो क्वेश्चन करता है लेकिन उसका प्रॉपर उसको आंसर भी नहीं मिल पाता, उसका डाउट अराइज होता है लेकिन उससे रिलेटेड वो प्रॉपर रिपोर्ट में ऐसा मेंशन करने लायक कोई चीज़ नहीं मिलता जिसके कारण वो उसे अपने रिपोर्ट में क्या कर सके, मेंशन कर सके। प्लस उसके जो कहना चाहिए लाइबिलिटीज़ हैं, कई बार उसको क्या करते हैं, रोक देते हैं, और इस कारण से भी वो क्या करता है, कई बार इन सारी कंडीशंस को सामने प्रेजेंट नहीं कर पाता। और जो कंपनी होती है कभी भी अपने ब्लैक मनी को अपने अकाउंट्स बुक में प्रेजेंट नहीं करती है। तो उस कंडीशन में जो भी ऑडिटिंग का वर्क है या उससे रिलेटेड कंडीशन है, उससे रिलेटेड जो ब्लैक मनी की कंडीशन है, उसको रोक पाना उतना पॉसिबल नहीं है जितना कि
हम ऑडिटिंग के टाइम पे सोचते हैं। नेक्स्ट है आपका जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट में मेनली क्या होता है कि हम किस पे फोकस करते हैं, जो भी आपका कहना चाहिए ऑडिटिंग होता है वो कैसा होता है, जॉइंट वे पे होता है। जॉइंट वे पे मीन्स मान लो कंपनी में का बिज़नेस बहुत बड़ा है, उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, या फिर बैंक है, या फिर बीमा का कंडीशन है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूशन में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में एक ही ऑडिटर सारे वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाता। तो इस तरह की कंपनीज़ में या इस तरह के बैंक वगैरह में क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जो ऑडिटर हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, और फिर वो क्या करते हैं, एक साथ मिल के ऑडिटिंग के वर्क को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इसमें अगर सब मिल के काम करते हैं और कोई एक गलती करता है तो उसका पेमेंट हर किसी को एक समान करना पड़ता है। इसलिए जनरली क्या करते हैं, जब ये ऑडिटिंग के लिए आते हैं तो आपस में जो भी अकाउंट से रिलेटेड बुक है या अपना वर्क है उसको आपस में बांट लेते हैं और अपना अपना एरिया क्लियर कर देते हैं कि पर्टिकुलर हमने इस तरह का वर्क किया, इसमें कोई डाउट है तो हमसे बात करो, अदरवाइज़ जो दूसरे का है उससे रिलेटेड बात करो, जो तीसरे का है उससे तीसरे से रिलेटेड बात करो। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाती है। आप जितना वर्क किए हो आप उसके लिए बस रिस्पॉन्सिबल होते हो, पूरे वर्क के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हो। तो ये क्या है कंडीशन, किसके अकॉर्डिंग, जब आप क्या करते हैं, मिल के काम करते हैं। अब सेकंड कंडीशन है आपका जो ब्रांचेस है, कंपनी के जो ब्रांचेस हैं उसका ऑडिट करना। कंपनी के ब्रांचेस का ऑडिट भी टोटली डिपेंड करता है, क्योंकि हर ब्रांच में एक ही ऑडिटर जाके सब जगह ऑडिट करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो ऑडिटर है वो खुद जो कैपेबल उसके अंडर में पर्सन होता है उसको क्या करता है, ब्रांच ऑडिट के लिए अपॉइंट कर देता है। उसको भी सेम वही एज अ ऑडिटर सारी कंडीशंस काम करनी रहती है, उसे भी वैसा ही रेम्यूनरेशन वगैरह मिलता है। लेकिन अगर स्पेशल परमिशन हो तो उस कंडीशन में ब्रांच की ऑडिटिंग कराना कई बार ज़रूरी नहीं होता है। जो मेन ब्रांच का रिज़ल्ट है उसके बेस पे ही ब्रांच की कंडीशन को समझ के उसके अकॉर्डिंग ऑडिट रिपोर्ट में उससे रिलेटेड कंडीशन को क्या कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो रूल्स बने हैं, जैसे कि 1961 के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपको इससे फ्री किया जाता है तभी आप उस कंडीशन में ब्रांचेस का ऑडिट नहीं कराएंगे, अदरवाइज़ आपको ब्रांचेस का ऑडिट क्या करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। लास्ट है आपका स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट जनरली होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जब उनको किसी तरह की डाउट होता है किसी तरह के बिज़नेस में कि वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, या फिर वो अपनी रिपोर्ट सही नहीं दिखा रहे, या उन्हें लगता है कि कंपनी क्या हो सकती है, जल्द ही क्या हो सकती है, दिवालिया हो सकती है। तो उस कंडीशन को समझने के लिए कई बार क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से है ऑडिट कराया जाता है। तो इस तरह के ऑडिट को क्या किया जाता है, कहा जाता है स्पेशल ऑडिट कहा जाता है, जिससे कि जो कंपनी है उसकी एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटस का पता चल सके। अगर वो दिवालिये की कंडीशन में है तो उसको भी समझा जा सके, और अगर वहाँ पे किसी तरह की कोई चीज़ छुपाई जा रही है तो उसको भी आसानी से क्या किया जा सके, समझा जा सके। इस तरह ये ऑडिटिंग की क्या है, अलग अलग कंडीशन है जिसके थ्रू जो ऑडिटर है वो कंपनी में या फिर जो सोल ट्रेड है वहाँ पे, या जब पार्टनरशिप फर्म है वहाँ पे किसी भी तरह की कंडीशन में क्या कर सकता है, वहाँ की कंडीशन वहाँ के वर्क मेथड के अकॉर्डिंग वहाँ का ऑडिटिंग का प्रोसेस प्रॉपर वे पे कंप्लीट कर सकता है। प्रॉपर उसमें वो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उसमें वो सारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि वो सही तरीके से ऑडिट कर सके और सही रिज़ल्ट लोगों को दे सके, किसके थ्रू, अपनी रिपोर्ट के थ्रू। थैंक यू।